हेलो गाइस, आप सबके सामने एक हॉरर स्टोरी खून से लेके आया हूँ। प्रोफेसर विकी काफी मेरा दोस्त था इंटरेस्टिंग है और और उसका केबल मुझे प्राप्त हो गया था। उसने मुझे मैंने तुरंत काहिरा आने के लिए कहा था, पर मेरे कि साथ मुश्किल ये थी बताइए कि मैं कैसे इश्क स्टार्ट का हुआ था। मरीज बन गया था और अब अकेले काहिरा जाने का मन नहीं कर रहा था। हालांकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि काहिरा न जाऊं। वहां तो मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया था जितना मैं बरसों तक नहीं जुटा सकता था, पर मुझे पैसे की कभी चिंता महसूस नहीं हुई थी। मेरे पिता बड़े भारी उद्योगपति थे और काला, पीला, नीला, सफेद सभी प्रकार का धन हमारे घर में था। मेरी एक बहन थी जो मुझसे बड़ी थी और उसका विवाह एक जौहरी के बेटे से हो चुका था। केबल मिलने के बाद मैंने डैडी से कहा कि मुझे अब जल्दी अपने दोस्त के पास जाना चाहिए। शायद वो प्रयोग के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। डैडी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे जल्दी जाना चाहिए। इससे पहले तो वो मेरे काहिरा जाने पर नाक भौं से कोड़ते थे और हमेशा लानत भेजते थे कि मैं बेकार पैसा बर्बाद कर रहा हूं। विक्की पागल है और हम दोनों मिलकर सारा पैसा ठिकाने लगा देना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें किसी तरह समझा बुझा लेता था। पिछली बार जब मैं यहां आया था तो मैंने मालती को देखा भर था। मैंने सुना था कि कभी कभी आदमी को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और फिर वो प्रेम में अंधा होता चला जाता है। कोई कहता था कि प्रेम में बड़े बड़े राजे महाराजे तक लुट गए और प्रेम में ताजमहल जैसी इमारत का निर्माण भी किया। पर मेरे दिमाग में ये बात खपती नहीं थी कि प्रेम में इतना सब कुछ हुआ होगा। मुझे वे बातें काल्पनिक कहानियों जैसी लगती। प्रकृति के नियमानुसार तो अपोजिट सेक्स में खिंचाव तो होता है, पर आदमी प्रेम में अंधा हो जाए ये बात समझ में नहीं आती थी। मैं तो ये मानता था कि स्त्री सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए जन्मी है और पुरुष के सहयोग के बिना ये काम नहीं होता। इसी क्रिया के लिए विवाह होते हैं और जब दो प्राणी एक दूसरे के साथी होंगे तो उनमें लगाव स्वाभाविक बात है। पर विवाह से पहले पुरुष और स्त्री प्रेम में अंधे कैसे हो जाते हैं ये समझ में नहीं आता था। पर अब मैं विपरीत सोच रहा था। अब मैंने कैसे ये फैसला कर लिया था कि मैं मालती को अपने साथ काहिरा ले जाऊंगा। उसके बिना मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पूरा हो सकता। आखिर ऐसी बात क्या है जो मैं उससे दूर नहीं होना चाहता? उसकी आंखों में कौन सा ऐसा नशा था जिसने मुझे बांध लिया था? मेरे पिता के ऑफिस में वो साधारण सी क्लर्क थी। एक दो बार मैं डैडी के कहने पर उनके व्यापार को देखने भालने गया तो मालती को ये हुक्म मिला कि मुझे सब घुमा फिरा दे और सारी बातें समझा दे। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में न जाने कौन सी सम्मोहन शक्ति थी। वो ना तो कोई मेकअप करके आती थी और ना उसके वस्त्र महंगे होते थे। वो तो बस साधारण सी लड़की थी। जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता कोयल कूक रही है। उसके बाद तो मुझे रोज डैडी के दफ्तर जाने का शौक पैदा हो गया। पर डैडी भले ही जो समझते थे, मैं ये समझता था कि मैं मालती के लिए जाता हूं और मुझे कुछ ना कुछ हो गया है। मैं बहाने बना बना कर उसे अपने केबिन में बुलाता था। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी और वो ऑफिस नहीं आई थी तो मैं सीधा उसके घर जा पहुंचा। वो निम्न श्रेणी की 4th क्लास क्वार्टर में रहती थी। उसका पिता भी बीमार रहता था और कोई नजर ही नहीं आता था। उसका एक छोटा भाई भी था जो 10-12 साल का था। सारा खर्च वही उठाती थी। ये थी हमारे प्रेम की शुरुआत। और इस बार तो मैं यही इरादा लेकर आया था कि उसे अपने साथ काहिरा ले जाऊंगा। उन दिनों मैं इसका बंदोबस्त कर रहा था कि विकी का केबल आ धमका। 1, 2 और 3 दिन गुजरे। इस बीच दौड़ धूप करके मैंने सारा प्रबंध कर लिया। मालती मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने उसके घर की आर्थिक परेशानियां तो पहले ही हल कर दी थी और खुले समाज में ना सही पर छिपकर विवाह भी कर लिया था। मैंने सोचा था कि मैं डैडी को काहिरा से ही खबर भेजूंगा कि मैंने विवाह कर लिया है। 2-4 महीने दूर रहूंगा तो उनका क्रोध ठंडा हो जाएगा। ऐसे तो वो कभी भी विवाह ना होने देते। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था।
मेरे डैडी को यह बिल्कुल पता नहीं था कि मैं अकेला जा रहा हूं या मेरे साथ कोई और भी है। फिर वो दिन भी आ गया जब हमें रात 12 बजे वाली फ्लाइट से उड़ान भरनी थी। मैंने उसे बता दिया था कि एयरपोर्ट पर क्या, एरोप्लेन में ही मुझसे मिले। मैंने उसे वीजा, पासपोर्ट और टिकट दे दिया था, जो कि पहले से ही बनवा कर तैयार रखा था। इस देश की धरती से कूच करते ही हम आजाद पक्षियों की तरह होंगे। समाज की कोई दीवार हमारे सामने ना होगी। चांदी की दीवारों और मिट्टी की दीवारों का अंतर यहीं छूट कर रह जाएगा। जिस दिन मैं रवाना होने की तैयारी कर रहा था, उस दिन मुझे मालूम हुआ कि सचमुच प्रेम अंधा होता है। मैंने वो सब कुछ कैसे कर लिया? मालती को पाने के लिए मैंने इतनी बड़ी तिकड़म कैसे कर ली? क्या इसी को प्रेम का अंधापन कहते हैं? एक साधारण से लड़की एक करोड़पति बाप के बेटी के साथ भाग रही है और बाकायदा चोरी छिपे विवाह हो रहा है। अपने पूर्वजों प्रतिष्ठा को मैंने ताक पर रख दिया था। मेरे दोस्त विक्की को तो पता था कि मैं अकेला नहीं आऊंगा। मैं उसे अपनी प्रेम गाथा बता कर आया था और वो मेरी इस प्रोग्रेस पर बड़ी हैरत में पड़ गया था। रात को 10:30 बजे मैं एयरपोर्ट के लिए चल पड़ा। डैडी की तबीयत कुछ खराब थी। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कह दिया था कि मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ आए। उन्होंने मुझे यात्रा की शुभकामनाएं दी। मैंने अपनी मम्मी से भी इजाजत ली, जो मेरी सौतेली मां थी और मेरी बराबर की आयु की थीं। मेरी इस दूसरी मम्मी की कोई संतान नहीं थी। मेरी इस मम्मी को क्लबों, पार्टियों से फुर्सत नहीं मिल पाती थी। मेरी उनसे बहुत कम बातें हो पाती थीं। मैंने सोचा एयरपोर्ट पर कहीं सेक्रेटरी अलविदा कहने भीतर तक ना आ जाए और क्या जाने उसकी नजर मालती पर पड़ जाए। इसलिए मैंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने घर की कार भी इस्तेमाल नहीं की और समय से थोड़ा पहले टेम्पो द्वारा एयरपोर्ट के लिए चल पड़ा। बोइंग 737 की फ्लाइट 12 बजे रात की थी और उस समय 10:30 हुए थे जब मैं घर से चला था। मैं आने वाले कल के सुनहरे ख्वाब देखने लगा। ये सफर मेरे जीवन का सबसे सुखद सफर था। ये रात बड़ी मदमाती लग रही थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं एक वस्तु भूल रहा हूं। विकी ने कुछ जड़ी बूटियां मंगवाई थीं, जो मैंने एक बैग में रख दी थी और वो बैग तो पुराने बंगले पर ही छूट गया था। उस दिन के बाद मुझे बैग का ख्याल ही नहीं रहा। मैंने घड़ी में समय देखा, अभी वक्त था। मैंने फौरन टैक्सी वाले को दूसरी सड़क पर मोड़ने के लिए कहा। मगर ये सड़क तो एयरपोर्ट नहीं जाती साहब। टैक्सी चालक ने कहा, मुझे मालूम है, मैं एक आवश्यक वस्तु एक जगह भूल आया हूं। तुम मेरे बताए पते पर चलो, जरा दूर है इसलिए जल्दी करना। आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? 12 बजे की। फिर तो काफी समय है, उसने रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। मुझे भी मालूम था कि काफी समय है, फिर भी मैं एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंच जाना चाहता था। मैंने उस बंगले का नाम लव पैलेस रखा था। हालांकि मेरे डैडी अब इसे भूत बंगला कहते थे और इसे बेचने वाले थे। यह बहुत पुराना घर था। अब उसमें न तो सुंदरता रही थी और न ही उसकी दीवारों पर चमक बाकी थी। कमरों में भी कोई जीवन नजर नहीं आता था। लोगों का अनुमान था कि यह पुराना घर अब शायद बिक ही जाएगा और दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसका नाम लव पैलेस रखा था। यह बंद पड़ा रहता था और कभी कभी साल 6 महीने में खुलता था। पर मैंने इसे न सिर्फ फिर से आबाद कर दिया था, बल्कि इसके कमरों को भी सजाया था। और मजे की बात यह थी कि डैडी को इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे भारतीय समाज में बहुत काम ऐसे भी होते हैं जो छिप कर करने पड़ते हैं। प्रेम भी उनमें से एक है। न जाने लोग प्रेम क्यों करते हैं और ऐसा करते हैं तो समाज से डरते क्यों हैं। मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं होता था, पर मैं ये रीति कैसे तोड़ सकता था। मैं भी समाज की नजरों से छिप कर प्यार कर रहा था और ये इमारत मेरा प्रेम स्वप्न थी। हम दोनों इसी जगह आकर मिलते थे। पास ही एक सुंदर झील थी, ख्वाब जैसी, और हम उसके पास बैठे भविष्य के सपने देखा करते। फिर इस इमारत में आ जाते। अगले भाग में तो हमेशा ताला ही लगा रहता, पर पिछले द्वार पर मैंने गुप्त ताला लगा दिया था।
जिसकी एक चाबी मेरे पास होती थी तो दूसरी मालती के पास। सामने का रास्ता मैंने कभी नहीं खोला था। पिछली बार जब मैं मालती से यहां मिला था तो मेरे पास यह बैग था जो मैं इसी मकान में भूल गया था। मुझे इस समय जल्दी थी, इसलिए चक्कर काटकर पीछे जाने की बजाय मैंने सामने की ही एक खिड़की खोली और भीतर चला गया। यह खिड़की हमेशा खुली रहती थी। पिछले भाग में पहुंचने के लिए काफी चक्कर काटकर जाना पड़ता था। अंदर दोनों तरफ कटीले तारों की बाढ़ रहती थी, इसलिए रात के अंधेरे में यह सरल रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था। टैक्सी काफी दूर खड़ी थी। मैं उबड़ खाबड़ सड़क पर उसे नहीं लाया था। मकान का हर कोना देखा भाला था, इसलिए मैं बिना बत्ती जलाए बढ़ता चला गया और उस कमरे में पहुंचा जिसमें प्रकाश हो जाने के बाद उजाला बाहर नहीं जा सकता था। उस कमरे में पहुंचते ही मैंने रोशनी जला दी। सामने सुंदर पलंग को देखते ही मुझे लगा जैसे मालती का मदमाता यौवन उस पर बिखरा पड़ा है। जब वो थक जाती थी तो इसी तरह अंगड़ाइयां लेकर लेट जाती थी और मैं पास की कुर्सी पर बैठा उसके जिस्म को देखता रहता। उसका एक एक अंग जैसे किसी कलाकार का सपना लगता था जो सहसा ही धुंध से अंगड़ाई लेकर निकल आई हो। मुझे ध्यान आया कि इस वक्त मुझे यहां ऐसी बातें सोचकर समय नहीं गंवाना चाहिए। बैग इस वक्त भी उसी स्थान पर रखा था जहां मैं उसे छोड़कर गया था। अचानक मैंने महसूस किया जैसे कहीं कार का इंजन घर घर आया हो और हॉर्न बजा हो। फिर मुझे लगा कि कोई ना कोई असामान्य बात हुई है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा, पर जैसे ही मैं बैग उठाकर कमरे के द्वार पर आया मैंने सड़ की आवाज सुनी जो लगातार तेज होती जा रही थी। फिर मैंने पेट्रोल की गंध महसूस की और एकाएक मेरे पांव ठिठक गए। एक क्षण के लिए मुझे लकवा मार गया। मैं तेजी से उठती आग की लपटें देख रहा था जो अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं आग आग चिल्लाता पीछे की तरफ भागा। इस दौड़ में मैं ठोकर खाकर गिरा और पीछे भी उसी प्रकार की भयंकर लपटें उठ रही थी। आग एकाएक इस प्रकार तेजी से भड़की थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने होश संभालकर तीसरी गैलरी में दौड़ लगाई। बैग मेरे हाथ से छूट चुका था। उधर भी आग थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि इस मकान में टेलीफोन भी है। मैं भागकर उस कमरे में पहुंचा। मैंने फायर ब्रिगेड का नंबर मिलाना चाहा पर लाइन डेड थी। अब मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी गहरे संकट में फंस गया हूँ। जिधर नजर घुमाता था उधर आग थी। मैं अपने आप को बचाता हुआ मकान में पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। जिस खिड़की से मैं आया था उस ओर तो बहुत तेज लपटें उठ रही थी। मुझे एक ही उपाय नजर आया, मैं छत पर चढ़ूं और उस पर से कूद जाऊं। वही एक रास्ता था, बाकी हर तरफ आग थी। मैं सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया और छत पर खुलने वाला द्वार बंद था, उस पर ताला लटक रहा था। मैं हैरान था कि वो कब किसने लगा दिया। मैंने दरवाजे पर 2 टक्करें मारी पर वो टस से मस नहीं हुआ। भय से मेरा चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर तक बचाओ बचाओ की आवाज मेरे मुंह से निकलती रही, पर वे आवाजें शायद इमारत के बाहर नहीं जा रही थी। आग का दानवी मुख चारों ओर मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं पसीने से नहाया पागलों की तरह दौड़ रहा था। मौत को इतना निकट देखकर मेरी आंखें अड़ने लगी थी, हृदय डूबने लगा था। मौत को निरंतर बढ़ते देख मैंने आग में कूदकर अब खिड़की तक पहुंच जाना ही सही समझा। दरवाजे जलने लगे थे। मैं तेजी के साथ आग के बीच दौड़ पड़ा। उस समय मुझे इसका होश ही नहीं था कि मेरे नग्न पांव कब कैसे संघर्ष कर रहे हैं। मुझे तो बस एक ही बात महसूस हो रही थी, बस तेज जलन, जैसे मैं सारा का सारा जल रहा था। फिर मैं टूटी खिड़की से बाहर जा गिरा और गिरते ही मेरी चेतना लुप्त हो गई।